हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड की तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 6। हम कर रहे हैं यूनिट 2, जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसकी हमने 5 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर को कवर कर लिया है और सेकेंड चैप्टर का हमने एक क्लास लगा ली है। ठीक है, तो आज हम क्लास 6 करेंगे। इससे पहले हमने आपका जो पेपर 2 है कॉमर्स में, कॉमर्स 08 कोड का, उसकी हमने 6 यूनिट्स को कवर कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। सो प्लेलिस्ट से आप जो है वो क्लासेस देख सकते हो। जिसको पीडीएफ चाहिए रहेगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। जब भी क्लास लगती है, क्लास लगने का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो देखिए, आज का आपका टॉपिक रहेगा गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ गुडविल। आज के आपके चैप्टर में, आज की क्लास में हम गुडविल के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। सो गुडविल क्या होता है? ख्याति, जिसको आप हिंदी में बोलते हो ख्याति। अब गुडविल क्या होता है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की। एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट के अंदर वैल्यू को बताती है, उसको रिप्रेजेंट करती है कि आपका जो बिजनेस है उसकी मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है, लोगों के दिमाग में उसकी क्या छवि है। ठीक है, उसको आप बोलते हो गुडविल। मतलब कि रेपुटेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक बिजनेस की रेपुटेशन, ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी, ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी? गुडविल के अंदर आएंगी। तो गुडविल क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल का मतलब होता है अमूर्त, जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी वो होती है। ठीक है, जब किसी गुडविल को आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे जब आप बात करोगे, कोई इलेक्ट्रिकल सामान आपको खरीदना है, तब आपके पास अच्छे अच्छे ब्रांड्स आते हैं। सोनी का ब्रांड आपके पास आता है, टीवीज़ वगैरह जिसके आते हैं, एलजी है, सैमसंग है, ये आपके पास प्रतिष्ठित ब्रांड है। इनका जब आप सामान खरीदोगे तो इनकी मार्केट के अंदर गुडविल कैसी है? अच्छी है। इनकी ख्याति कैसी है? इनका नाम है, इनकी ब्रांड वैल्यू है। सो ये होती है, इन लोगों ने अपनी गुडविल बनाई है, अपनी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से की है, अपनी रेपुटेशन इन्होंने मार्केट के अंदर बनाई है। तो इसको आप बोलते हो गुडविल की। इस मार्केट की, उस मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की गुडविल अच्छी है, ख्याति अच्छी है। सो ये आपका रहेगा गुडविल। अब देखते हैं, Goodwill is an intangible asset that represent the value of a firm, reputation, customer loyalty, brand recognition, and other non-physical asset that contribute to future earnings. कहाँ पर कंट्रीब्यूट करती हैं? ये सब चीज़ें जो आएगी, आपकी आएगी रेपुटेशन, आएगी कस्टमर लॉयल्टी, आएगी ब्रांड को रिकॉग्नाइज करता है, एंड और भी नॉन फाइनेंशियल फिजिकल एसेट्स आपकी जो होती हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन होता है। और फ्यूचर की अर्निंग जो आपकी हेल्प करता है फ्यूचर अर्निंग के लिए। अगर देखिए, अगर आपके पास ब्रांड लॉयल्टी होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर आप दे रहे हो, ब्रांड को रिकॉग्नाइज करवा रहे हो, कस्टमर की लॉयल्टी आपके साथ है, फर्म की रेपुटेशन अगर अच्छी है, तो फ्यूचर में ही तो आपको प्रॉफिट होगा ना उसका। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे आपकी प्रोडक्ट की, तो उससे आपके ही बिजनेस को तो प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर में अर्निंग को ये कंट्रीब्यूट करता है। इट अराइज व्हेन अ बिजनेस इज अर्न सुपीरियर प्रॉफिट कंपेयर टू द एवरेज इन इट्स इंडस्ट्री। ये कब होती है? गुडविल कब आएगी? गुडविल तभी ही तो आएगी जब आप सुपीरियर प्रॉफिट अर्न करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब सुपीरियर प्रॉफिट क्या होता है? जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है, उससे मोर देन जब आप प्रॉफिट अर्न करोगे, उसको आप बोलोगे सुपीरियर प्रॉफिट। तब आपकी गुडविल होती है। इन अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, लेखांकन की बात करते हैं, गुडविल टिपिकली कम्स इनटू प्ले ड्यूरिंग एडमिशन। कब आपकी गुडविल होती है? जब आप किसी न्यू पार्टनर को एडमिट करते हो, एडमिशन उसका करते हो, रिटायरमेंट करते हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर और सेल ऑफ अ बिजनेस, तब आपकी गुडविल जो है वो दिखती है। इन सब चीज़ों में अकाउंटिंग की नज़र से जब आप देखोगे, क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपके पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फर्स्टली, इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट होती है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, लेकिन इसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है। मार्केट के अंदर इसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी, लेकिन इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। मतलब आप इसको देख नहीं सकते हो कि गुडविल क्या है, लेकिन उसकी एक मार्केट में वैल्यू होगी। उसी वैल्यू से आप इसे जज कर सकते हो कि इसकी गुडविल है, मार्केट के अंदर किसी भी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है। उसके बाद, नॉट अ फिक्स्ड एसेट। जैसे आपकी लैंड एंड मशीनरी होती है, उसके तरह गुडविल आपकी कोई विजिबल टचेबल गुड्स नहीं होती है। ठीक है,
लेकिन वैल्यूएबल रिसोर्स होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। हेल्प्स अर्न हायर प्रॉफिट। जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की गुडविल जब अच्छी होती है तो वो हेल्प करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस प्रॉफिट को अर्न करे। जैसा होता है ना, हमारे दिमाग में कभी कभी चीज़ें होती हैं कि अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अगर हम परचेज करेंगे, है ना, या कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसको ध्यान में रखकर कि इस ब्रांड का अगर हम खरीदेंगे, ये ब्रांड अच्छा है, इस ब्रांड का ही हम सामान खरीदेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे तो हम LG का ही सामान खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है, उसकी डीलिंग अच्छी है, हम उसी को ही खरीदेंगे, तो उसकी रेपुटेशन है। तो जब आपकी गुडविल अच्छी होगी किसी बिजनेस की, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रोडक्ट को परचेज करोगे, जिससे उस बिजनेस को, उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। तो हायर प्रॉफिट को जो है, ये सुपीरियर प्रॉफिट जो है, इसकी वजह से आपको होता है। वैल्यूएबल ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड और रिकॉग्नाइज्ड। मतलब कि कब होता है वैल्यूएबल? कब होता है? जब आपका बिजनेस सोल्ड करना हो या रीऑर्गेनाइज्ड करना हो, तभी आपकी इसकी वैल्यू होती है। जब आपको कोई नया बिजनेस है, उसको सेटअप करना है, पुराने बिजनेस को सोल्ड आउट करना है, या रीऑर्गेनाइज करना है, तभी आपकी गुडविल का यूज होता है। गुडविल इज जनरली रीऑर्गेनाइज्ड और वैल्यूएबल ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्टिंग इवेंट लाइक पार्टनर्स चेंज और बिजनेस सेल। पार्टनर चेंज होते हैं, बिजनेस सेल होता है, तभी आपकी गुडविल को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव वैल्यूएशन। अब आप इसकी सब्जेक्टिव वैल्यूएशन करते हो, ठीक है। कैसी करते हो? सब्जेक्टिव, विषयात्मक। द वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड कैन नॉट बी प्रिसाइजली मेजर्ड, मेकिंग इट सब्जेक्टिव। अराइज ओवर टाइम। गुडविल जो होती है समय के अनुसार अपने आप बनती जाती है मार्केट के अंदर। किसी भी ब्रांड की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की, फर्म की, पार्टनर्स की, अपने आप बनती जाएगी वो एक सर्टेन टाइम के अंदर। इट इज बिल्ड थ्रू कंसिस्टेंट गुड सर्विस, एथिक्स एंड क्वालिटी, नॉट परचेज्ड और बिल्ड ओवरनाइट। आप जो है गुडविल को परचेज नहीं कर सकते हो, एक रात में ये नहीं बन सकती है, एक दिन में ये नहीं बन सकती है, लेकिन एक दिन ज़रूर बनती है। ये होती है आपकी, जब आप क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करवाते हो, जब आप पूरी श्रद्धा के साथ काम करते हो, अपने नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर काम करते हो, अच्छी गुड्स और सर्विसेज जब आप प्रोवाइड करवाते हो, तो तभी आपकी गुडविल बनती है, ठीक है। सो ये था आपके पास इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू को? The value of goodwill is influenced by various factors including both internal and external element related to the business। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहाँ से आपकी गुडविल को इफेक्ट किया जाता है। वो इंटरनली हो सकते हैं एज वेल एज इट इज एक्सटर्नल। इंटरनल होने के साथ साथ ही आपके एक्सटर्नल भी हो सकते हैं जो गुडविल को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसको अफेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके पास। तो फर्स्टली अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी होती है अगर कब आपकी गुडविल अच्छी होगी, कब आपका बिजनेस गुडविल में होगा, जब आप सुपीरियर प्रॉफिट अर्न करोगे, तभी तो वो आपका बिजनेस जो होगा वो तभी वो गुडविल उसकी होगी। लेकिन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस के अंडर आपका क्या आएगा? बिजनेसेस विद हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल टिपिकली हैव हायर गुडविल। तभी आपकी हायर गुडविल होगी जब आप हायर पोटेंशियल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी, बिजनेस के अंदर होगी, जो हायर आपके प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न करेगा, तभी आपकी गुडविल हायर होगी। अन्यथा वो आपकी गुडविल हाई नहीं होगी। रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अगर आपके फर्म की रेपुटेशन अच्छी है तभी आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी। यदि आपके बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी नहीं है, अगर आप ऐसे सामान दे रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हो जो अच्छी नहीं है, जो गुड क्वालिटी की नहीं है, जो अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए प्रोवाइड करवा नहीं रही है, सो उसकी, उस बिजनेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू मार्केट में सही नहीं होगी। उसके बाद आता है आपके पास मार्केट पोजीशन। अब मार्केट पोजीशन भी जो है वो गुडविल को इफेक्ट करती है। अ लीडिंग पोजीशन इन द मार्केट और बीइंग अ वेल नोन ब्रांड कंट्रीब्यूट टू ग्रेटर गुडविल। अगर ऐसा आपके पास कुछ मार्केट पोजीशन का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू क्या है, उसी से तो गुडविल बनेगी। अगर आपके प्रोडक्ट अच्छा कंट्रीब्यूट करता है मार्केट के अंदर, तभी उसकी अच्छी गुडविल होगी। लोकेशन ऑफ द बिजनेस। लोकेशन ऑफ द बिजनेस के अंदर आएगा बिजनेस इज लोकेटेड इन हाई डिमांड और स्ट्रेटेजिक एरियाज में कमांड हायर गुडविल ड्यू टू ईजियर एक्सेस टू कस्टमर एंड मार्केट्स। लोकेशन। अब हमें ये भी देखना है कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे लोकेशन के ऊपर बिल्ड है, कैसे लोकेशन के ऊपर आपका बना है। वहाँ पर क्या कस्टमर इजीली पहुँच रहे हैं, ठीक है, क्या वहाँ पर प्रोडक्ट की हाई डिमांड है, क्या उस लोकेशन के ऊपर ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक एरिया है आपका, तो उससे भी आपकी गुडविल जो है वो बढ़ती है।
कस्टमर लॉयल्टी, अगर कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपको बनाना पड़ेगा, अगर कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वही तो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, है ना। तो इसकी वजह से ही आपकी गुडविल बढ़ती है अगर आप कस्टमर लॉयल्टी आपके प्रोडक्ट के साथ होगी। ट्रेड नेम और ब्रांड नेम, अब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द ब्रांड और ट्रेड नेम कैन बी अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ गुडविल। ये भी क्या है, आपकी गुडविल का एक सब्सटेंशियल पार्ट है, एक अदर पार्ट है जो ट्रेड नेम होता है। ब्रांड नेम भी आपकी गुडविल को निखारता है, गुडविल को जनरेट करता है, जो आपका ब्रांड नेम होता है। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू होगी, मार्केट के अंदर आपका ब्रांड का नेम होगा, उसके नाम से अगर आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं, तभी आपकी गुडविल अच्छी होगी। ये माना जाएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। क्या है, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा विद एफिशिएंसी, अगर आप अपने प्रोडक्ट अच्छे से प्रोवाइड करवा रहे हो, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ आपके पास हैं, स्मूथ ऑपरेशन अगर आप करवा रहे हो, तो वो इंक्रीज करता है गुडविल को एंड प्रॉफिटेबिलिटी को एंड सस्टेनेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। अगर आपका पास मैनेजमेंट अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी अच्छी है, जो स्मूथ ऑपरेशन आपके करते हैं। सो इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को सुपीरियर प्रॉफिट हो रहा है, सस्टेबल है और कंसिस्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट ओवर सर्वल ईयर्स कैन रेज द परसीव्ड वैल्यू ऑफ गुडविल एज इट सजेस्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपके पास प्रॉफिट है, सर्टेन प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, तो आपकी गुडविल को लॉन्ग टर्म तक सक्सेस आपको देता है। सो ये था इसके कुछ फैक्टर्स। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे कौन से मेथड हैं जो आपकी गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को मेजर करते हैं, ये कौन से किस तरह से आप अपनी गुडविल को मेजर कर सकते हो। तो वेरियस वेज आर यूज्ड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हाउएवर द वैल्यूएशन मेथड आर बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी एंड डिफरेंट प्रैक्टिस ऑफ द ट्रेड। अब किस किस तरह से बिजनेस किया जाता है, हर बिजनेस का अपना अलग से गुडविल सिस्टम हो सकता है, वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके लिए बेसिकली कुछ मेथड जो है वो बिल्ड किए गए हैं, जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन ऑफ द सिंपल एवरेज मेथड एंड सेकंड वन द वेटेज एवरेज मेथड। सबसे पहले सिंपल एवरेज मेथड के अंदर हम देखते हैं क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को किस तरह से आप वैल्यूएट कर सकते हो, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। तो सिंपल एवरेज मेथड के अंदर आता है, इन दिस प्रोसेस गुडविल इवैल्यूएशन इज डन बाय कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट। किस तरह से आती है, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है, किससे, जितने ईयर्स के, बाय द नंबर ऑफ ईयर, इट इज कॉल्ड ईयर्स ऑफ परचेज, बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर के साथ इसको मल्टीप्लाई। एवरेज प्रॉफिट जो आपका होता है कि कितने साल में आपने इसको, कितने वर्षों के अंदर आपने इसको एवरेज प्रॉफिट को जनरेट किया है, ठीक है। उस तरह से आप इस गुडविल को निकाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से देखा। उसके बाद आता है वेटेज एवरेज मेथड। वेटेज एवरेज मेथड आता है, हियर लास्ट ईयर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ वेट। जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपका होता है, प्रीवियस ईयर का आपका प्रॉफिट होता है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को इसमें कैलकुलेट किया जाता है एक किस तरह से, स्पेसिफिक नंबर्स को वेट देकर। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा, स्पेसिफिक आपका नंबर को वेट दिया जाएगा। इट इज यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए, विच इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वेट। और इसको क्या किया जाएगा, टोटल नंबर जितने भी आपका वेट दिया गया है आपके प्रीवियस ईयर की कैलकुलेशन को, नंबर्स को, उसके साथ इसको डिवाइड कर दिया जाएगा एंड यहाँ से आपका एवरेज वेट प्रॉफिट निकल जाएगा। दिस टेक्निक इज यूज वेयर व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट एंड गिविंग हाई इंपॉर्टेंस। ये कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जहाँ पर आपकी टेक्निक, इस टेक्निक को वहाँ पर यूज़ किया जाएगा जहाँ पर आपके प्रॉफिट को चेंज किया जाएगा और जहाँ पर हाई इंपॉर्टेंस दी जाती है आपकी प्रेजेंट ईयर को। प्रेजेंट ईयर को जहाँ पर आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वहाँ पर वेटेज एवरेज का प्रयोग किया जाता है। और वेटेज एवरेज के अंदर आपके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाती है, वहाँ पर नंबर्स को एक वेट दिया जाता है, उसके बेसिस के ऊपर इसको जो है वो निकाला जाता है। यहाँ पर गुडविल को किस तरह से निकाला जाता है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। जहाँ पर वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपका किस तरह से निकलेगा, जो आपके पास ये है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट आपका निकलेगा सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, सम ऑफ वेट्स। किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स के साथ। इस तरह से आप इसको निकालोगे। और नेक्स्ट आपके पास आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, इट इज अ सरप्लस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब कि ऐसा प्रॉफिट सुपर प्लस, सर
सॉरी जो आपका सरप्लस होता है, जो एक्सपेक्टेड होता है आपकी फ्यूचर में मेंटेन होगा आपका, वो सुपर प्रॉफिट होता है आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्सेस आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है। ये भी दो तरह का होता है। इसमें फर्स्ट वन आता है आपके पास द परचेज मेथड बाय नंबर ऑफ ईयर। द परचेज मेथड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, द गुडविल इज एस्टैब्लिश्ड बाय एवेलुएटिंग सुपर प्रॉफिट बाय अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द परचेज ईयर। इट कैन बी एस्टिमेट बाय अप्लाइंग द बिलो फॉर्मूला। किस फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हो? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट जो आपका हुआ उसमें से लेस कर दो, फिर आपको सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सेकंड मेथड आता है एनुटी मेथड। एनुटी मेथड का मतलब हो गया एनुअल मेथड। हियर द एवरेज सुपर प्रॉफिट इज टेकन एज एन एनुटी। यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो आपका सुपर प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट को एक एनुअल वैल्यू के ऊपर लिया जाएगा एंड वैल्यू ओवर ए डेफिनेट नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, a discounted amount of super profit calculate the current value of an annuity at the given rate of interest। इसको किस तरह से निकाला जाएगा? सुपर प्रॉफिट इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी वैल्यूएटेड बाय टू मेथड्स के साथ। एवरेज प्रॉफिट मेथड इसके अंदर आता है इन दिस प्रोसेस गुडविल इज मेजर्ड बाय subtracting the original capital applied from the capitalized amount of the average profit। इसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एवरेज रिटर्न रेट। इसको याद रखना है। सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे सेकंड मेथड आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इज कैपिटलाइज होता है एंड द गुडविल इज कैलकुलेटेड किस तरह से? सुपर प्रॉफिट इंटू ब्रैकेट 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सो ये थे आपके पास कुछ मेथड्स आपके वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। जब आप पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, कुछ चेंजेस उसके अंदर करते हो, कोई नया पार्टनर आ रहा है, पुराना पार्टनर जा रहा है, कोई किसी तरह से कोई चेंजेस हो रहे हैं, आप अपने कुछ प्रोडक्ट ला रहे हो, कुछ प्रोडक्ट को आप निकाल रहे हो, तो ये आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। सो क्या है इसके अंदर देखते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म रेफर टू द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्ट्रक्चर, ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या किया जाएगा? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो आप स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, पूरा की पूरा आप स्ट्रक्चर ही चेंज कर दोगे। ठीक है, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया आपने, या आप क्या करोगे? ओनरशिप को चेंज करोगे। ओनरशिप को चेंज कर दिया, या तो आप एक मैनेजमेंट को चेंज कर दोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ ना कुछ चेंजेस जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करोगे, उसको आप रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म बोलोगे। दिस कैन हैपन, ये क्यों होता है? फॉर वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। सच ऐसे जैसे मर्जर होता है, कभी कभी आपकी फर्में जो है मर्ज हो जाती हैं, या एक्विजिशन हो जाता है, किसी के द्वारा एक्वायर कर ली जाती है, पार्टनरशिप हो जाती है, चेंज इन द फर्म कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फर्म चेंज हो जाती है, फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होता है, और इवन शिफ्ट इन लीडरशिप, या तो लीडरशिप को शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है या रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इट इज रीऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू इम्प्रूव द फर्म ऑपरेशन। अब इसको रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ताकि आप फर्म के ऑपरेशन को इम्प्रूव कर सको, इंक्रीज एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सको, एंड क्या कर सको? अडेप्ट कर सको और न्यू बिजनेस कंडीशंस को। दिस प्रोसेस इंक्लूड, इस प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? चेंजिंग ओनरशिप और स्ट्रक्चर। आप कब रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे? तब रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे जब आपका चेंजिंग ओनरशिप और स्ट्रक्चर, या तो आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज किया है। दिस could involve a change in the partnership or shareholder structure, such as when one partner buy out another or when a firm undergoes a merger or acquisition। तो यही है, ओनरशिप चेंज होगी, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गई, कोई पार्टनर चला गया, कोई पार्टनर आ गया, या उसने कुछ और चीज़ों को परचेज कर लिया, तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है रीडिफाइनिंग मैनेजमेंट, या आपका जो मैनेजमेंट है उसको दोबारा से रीडिफाइन किया गया है। अगर मैनेजमेंट को चेंज किया गया है, उसको दोबारा से रीडिफाइन किया गया है, तभी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है लीगल एंड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लीगल एंड फाइनेंशियल एडजस्टमेंट अगर आपको करनी पड़ रही है, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करना पड़ रहा है, रिवैल्यूएट करना पड़ रहा है, एसेट को रिकॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, अगर डेट को, तो ये सब चीज़ें आती हैं जो लीगल एंड फाइनेंशियल आपके एडजस्टमेंट की वजह से भी आपको
इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। उसके बाद आता है स्ट्रेटेजिक गोल्स। ऑफन इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक मूव टू बेटर पोजिशन द फर्म इट इज़ मार्केट, वेदर थ्रू इंक्रीज कम्पिटिटिवनेस, एंटरिंग न्यू मार्केट और रीब्रांडिंग। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, अगर इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, आपको स्ट्रेटेजिक गोल्स अगर बनाने हैं, मार्केट एंटर करना है न्यू मार्केट में, कंपटीशन को बढ़ाना है अगर, तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक गोल्स होता है, इनको अगर चेंज किया जाता है तभी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास का अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में देखेंगे हम नेक्स्ट में क्या रहेगा आपका। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से आप नोट्स भी बना रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम आपका ऑलमोस्ट आने ही वाला है। नेक्स्ट मंथ में आपका एग्जाम आ जाएगा। ठीक है, तो जमकर तैयारी कीजिए और नोट्स को देखते रहिए, जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ते रहिए। जो भी आपके PDF मैंने आपको शेयर किए हैं, PDF को पढ़िए और प्रीवियस क्लासेस को देखिए। साथ में ही आप मॉक टेस्ट लगाइए, खुद से टेस्ट को कीजिए। जो आपके बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको आए हैं उनको देखिए, उनको करने की कोशिश कीजिए। आप अपने एक आपके पास ऐप आती है, आपकी NTA की ऐप आती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करके वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पर आपको पूरा सब कुछ दिख जाता है कि कितने आपने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कितने सही है, कितने गलत है। तो उसको आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वो बहुत अच्छा आपके पास स्टडी मटेरियल हो जाएगा। वहाँ पे जो भी आप पढ़ोगे, यहाँ पर आप क्लासेस लगाइए, वहाँ पर उसको देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।